मगर ये साइंटिस्ट तो इस बड़े सवाल का जवाब पाने के लिए डेटा मिलने का भी इंतजार नहीं करना चाहते। एंडी ऑल्ब्रेक्ट यूसी डेविस में एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है। ये दावे से कह सकते हैं कि ब्रह्मांड फाइनाइट है। ये तो ये भी मानते हैं कि इन्होंने इसके साइज का अंदाजा लगा लिया है। एंडी ने बिग बैंग के बाद के पलों की स्टडी की, जब ब्रह्मांड एनर्जी का एक बेतरतीब गोला था। अचानक ही इन्फ्लेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। उसने ब्रह्मांड को बड़ी तेजी से फुलाना शुरू किया और वो करीब 1,00,000 गुना बड़ा हो गया। सेकंड के कुछ ही भाग बाद सारा स्पेस और मैटर फैल गया। ज्यादातर साइंटिस्ट्स मानते हैं कि वो इन्फ्लेशन आज भी हो रहा है। जब हम इन्फ्लेशन के तरीके के बारे में सोचते हैं तो उससे लगता है कि हमारा ब्रह्मांड इन्फिनिट है। इन्फ्लेशन कभी खत्म नहीं हो सकता। मैंने जब इसके बारे में बहुत ध्यान से सोचा कि उस इन्फिनिटी का मतलब क्या है, तो मुझे यही लगा कि शायद उसका कोई मतलब नहीं है। फिर एंडी ने एक नई थियरी, इन्फ्लेशन विदाउट इन्फिनिटीज पर काम करना शुरू कर दिया। इसका दिमाग चकरा देने वाले मैथमेटिक्स हमारे आज के ब्रह्मांड के बनने के पहले के फिजिक्स के नियमों को डील कर रहा था, मगर उसके कोर में आकर सब कुछ बुलबुले में बदल गया। एक रैंडम प्रोसेस से वो बुलबुला बना जो आज हमारा ब्रह्मांड है। अब मैं भी उसी रैंडम प्रोसेस से बुलबुले बना रहा हूं। इन्फ्लेशन का ट्रेडिशनल नजरिया तो यही है कि बुलबुला लगातार फूलता ही जाएगा, मगर एंडी ने किंडरगार्टन में जो सबक सीखे थे उनसे ये जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है। एक हद तक फूलने के बाद बुलबुले फट जाते हैं। एंडी मानते हैं कि इन्फ्लेशन भी उस वक्त रुक गया होगा जब ब्रह्मांड एक खास साइज तक पहुंच गया था, और इनकी ये पायोनियरिंग थियरी उस साइज के बारे में बताती है। ब्रह्मांड उस साइज से करीब 20% बड़ा है जो आज हम देख रहे हैं। जब मैंने इन आइडियाज पर पहली बार सोचना शुरू किया, तब लगा कि इन्फिनिटी से इतनी छोटी चीज तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल काम है। उस चीज तक जो बहुत कम बड़ी है, उससे सिर्फ 20% ही बड़ी है, जिसे हम आज अपने चारों ओर देख रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं रिस्ट्रिक्ट हो गया। लेकिन अगर एंडी की नई थियरी सही है और वाकई इन्फ्लेशन लगातार नहीं हो रहा, तो जाहिर है कि हमारा ब्रह्मांड कुछ ऐसा नजर आएगा। एक बड़ा सा बुलबुला जिसके चारों ओर ढेर सारे छोटे छोटे बुलबुले हैं। ज्यादातर कॉस्मोलॉजिस्ट तो यही मानते हैं कि हमें नजर आने वाले ब्रह्मांड में गैलेक्सीज के बराबरी से फैलने की वजह इन्फ्लेशन ही है। मगर ब्रह्मांड में कई जगहें ऐसी भी होंगी जहां कभी इन्फ्लेशन हुआ ही नहीं। अगर उनका पता लगा लिया तो आप ब्रह्मांड की उम्र का पता लगाने वाले पहले शख्स होंगे। रात के आसमान में तो लाइट का ये डांस जाने कब से चल रहा है। इसने इंसानों को हजारों साल तक आकर्षित किया और उनसे ही देवता बने, मिथ बनी और फिर साइंस भी बना। लेकिन अब हमें आसमान के कुछ अनोखे मूवमेंट्स के हिंट्स भी मिलने लगे। अगर उनका पता कर लिया जाए तो वो इस बात के पुख्ता सबूत होंगे कि ब्रह्मांड का छोर है। साशा कैशलिंस्की नासा के एस्ट्रोनॉमर हैं। इनका दावा है कि इन्हें आसमान में मूवमेंट का एक बड़ा ही अनोखा पैटर्न मिला, और वो इतना अनोखा है कि वो भी ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को उसी तरह से बदल देगा जैसे कभी बिग बैंग ने बदला था। हम अभी इस ग्लेंडेल गोल्फ कोर्स में हैं, जो नासा के गॉडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के करीब है, और हम यहाँ पर बिग बैंग देखने आए हैं। चलिए पहले यही करते हैं। आप भी देख सकते हैं कि सारी गेंदें अपने म्यूचुअल सेंटर से दूर चली गई। आज जब एस्ट्रोनॉमिस्ट्स रात के आसमान को देखते हैं तो उन्हें एक एक्सप्लोसिव शुरुआत के बाद गैलेक्सीज का चारों ओर बराबरी से फैलना नजर आता है। मगर साशा ये पता लगाना चाहते हैं कि ये गैलेक्सीज कितनी तेजी से और किस डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, ताकि इन्हें पता लग सके कि कोई सटल डिविएशन तो नहीं है। इन्होंने इसके लिए उसका इस्तेमाल किया जो तभी होता है जब गैलेक्सीज के झुंड आपस में टकराते हैं। उनके चारों ओर की गैसें करोड़ों डिग्री पर गर्म हो जाती हैं, और जब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की लाइट उन गर्म गैसों से गुजरती है तो वो थोड़ा सा ऑल्टर हो जाती है।
उसमें कितना बदलाव आता है ये डिपेंड करता है इस बात पर कि गैसें और उसके बीच की गैलेक्सीज कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। मगर वो बदलाव बहुत छोटा होता है और बैकग्राउंड के शोर में पूरी तरह से दब जाता है। उन गैलेक्सीज के हर अलग अलग झुंड के लिए ये मात्रा बहुत ही कम है और वो उस शोर के नीचे दब भी जाता है। अगर वो झुंड काफी बड़ा हो तो वो दबाव शोर को दबा भी सकता है, मगर ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल काम है। साशा ने बड़ी बारीकी से गैलेक्सी के झुंड की एक लिस्ट बनाई और मदद ली एक ऑर्बिटिंग एक्सरे टेलीस्कोप की। इन्होंने जमीन पर लगे टेलीस्कोप से उनकी सही जगह का पता लगाया और फिर इन्हें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के साथ लाइनअप किया। जब हमने पहली बार वो नतीजे देखे तो हम भी चौंक गए। हमें इतनी हैरानी हुई कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करना है। हमने 1 साल से ज्यादा वक्त उन डेटा की जांच की, हर बात को चेक किया, क्योंकि वो बात हमारी समझ में आ ही नहीं रही थी। साशा के डेटा से जो पता लगा वो यकीन के काबिल ही नहीं था। हर गैलेक्सी का झुंड वो आसमान में चाहे जहां भी था, ब्रह्मांड में एक ही तरफ बढ़ा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक रहस्यमय अट्रैक्टर की ओर खींचे जा रहे हैं, नजर आने वाले छोर के पार। उन्होंने उसे डार्क फ्लो कहा। हमने उसे डार्क फ्लो कहा क्योंकि ब्रह्मांड में मैटर की जो मात्रा हम जानते हैं उससे तो वो मुमकिन नहीं था। लेकिन अगर साशा को वो चीज नहीं दिखी जो गैलेक्सीज को एक तरफ खींच रही थी, तो फिर वो आखिर कैसे हो रहा था? इसका जवाब शायद ब्रह्मांड का छोर है। अगर आप दुनिया के किसी हिस्से में रहते हैं तो पहले तो आपको यही लगेगा कि दुनिया फ्लैट है, क्योंकि आप वही देख रहे हैं। लेकिन अगर आप उसे ज्यादा दूर से देखें तो आपको ये पता लगेगा कि आप जो देख रहे थे दुनिया उससे बिल्कुल अलग है। जब से आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड की बात की है, तभी से कॉस्मोलॉजिस्ट मान रहे हैं कि वो एक पुटिंग ग्रीन जैसा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। मगर डार्क फ्लो शायद ये बता रहा है कि हमारा ब्रह्मांड एक फाइनाइट स्पेस है, अजीबोगरीब इलाकों से घिरा हुआ। मतलब ये बिग बैंग भी एक फ्लैट सरफेस पर हुआ था। तो आइए अब हम दुनिया के दूसरे हिस्से में चलते हैं। ये गेंदें बिखर तो गई हैं, मगर इन्हें एक और वेलोसिटी मिली है जो सतह की ढलान से जुड़ी है। वो सारी गेंदें एक साथ बड़े सिस्टमेटिक तरीके से दुनिया के इस हिस्से में ढलान की ओर बढ़ी। साशा की गैलेक्सीज के ब्रह्मांड में एक तरफ होने वाले इस कलेक्टिव सिस्टमैटिक मूवमेंट वाली खोज ने कॉस्मोलॉजी को दंग कर दिया था और कुछ साइंटिस्ट ने तो इसे मानने से ही इनकार कर दिया था। मगर ये मोहतरमा मानती हैं कि डार्क फ्लो तो होना ही था और इनके आइडियाज तो साशा के आइडियाज से भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। ये मानती हैं कि इनके पास इस बात के सबूत हैं कि एक दूसरा ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड की ओर आ रहा है और उसे छूने लगा है। साइंटिस्ट्स को गैलेक्सीज के एक रहस्यमय डार्क फ्लो का पता लगा जिससे वो ब्रह्मांड में एक ही तरफ बढ़ी जा रही थी। इसकी एक वजह तो यह हो सकती थी कि शायद सबसे दूर के तारे के पार हमारे ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो जो उससे बिल्कुल अलग हो, जिसे हम जानते हैं। मगर उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। डार्क फ्लो उस दूसरे ब्रह्मांड का सबूत हो सकता है जो हमारे ब्रह्मांड की ओर बढ़ रहा है। और थियोरेटिकल फिजिसिस्ट लॉरा मर्सिनी हॉटन भी यही मानती हैं। इस सोच के बीज तो कई साल पहले ही डाल दिए गए थे, जब इन्हें लगा कि इनके मन में ब्रह्मांड को लेकर एक सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल। उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से तो ब्रह्मांड को होना ही नहीं चाहिए था। मुझे तो यही लगता है कि एक बिग बैंग से ब्रह्मांड शुरू होने के चांसेस 10 में से 1 हैं और उस 1 के बाद भी हमें 10 जीरो लगाने पड़ेंगे और उनके बाद 123 जीरो और, मतलब वो संभावना तो ना के बराबर ही है। हमें जब भी साइंस में ऐसा कोई जवाब मिलता है जो नामुमकिन सा लगे या लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, तब इसका मतलब यही होता है कि हमने बेसिक्स में ही कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है।
मगर लॉरा के पास एक आइडिया है जिससे वो बिग बैंग को एक ऐसी अनोखी घटना बनने से रोक सकती हैं। उसे आप गैमलर्स हंच भी कह सकते हैं। अगर आप किसी स्लॉट मशीन पर खेल रहे हो तो उसमें जैकपॉट जीतने की उम्मीद 10 लाख में से एक की होती है और शायद दिन भर खेलने के बाद भी आप वो न जीत पाए। लेकिन अगर सारी दुनिया में 700 करोड़ लोग भी अपनी अपनी स्लॉट मशीन पर खेलें तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं हर कुछ सेकंड पर जैकपॉट जीतेगा। लॉरा को लगा कि थियोरेटिकल फिजिक्स की एक ब्रांच से बिग बैंग को एक श्योर बेट बनाया जा सकता है। वो थी स्ट्रिंग थ्योरी। सच्चाई को समझने का ये नजरिया कहता है कि रियलिटी के आम 3 डायमेंशंस के अलावा स्पेस के 7 छिपे हुए और डायमेंशंस हैं जो आपस में इस कदर लिपटे हुए हैं कि हम उन्हें नहीं देख सकते। हम उन एक्स्ट्रा डायमेंशंस को लपेटना शुरू कर सकते हैं, उन 7 डायमेंशंस को, और उसके लिए कई तरीके भी हैं। स्ट्रिंग थ्योरिस्ट्स का कहना है कि सिर्फ एक ही 3 डायमेंशनल वर्ल्ड नहीं है, बल्कि इस तरह के कई 3 डायमेंशनल वर्ल्ड्स हैं। सच तो यह है कि स्ट्रिंग थ्योरिस्ट्स को लगता है कि इन डायमेंशंस को अरेंज करने के 10 to the power of 500 पॉसिबल तरीके हैं। मतलब एक के पीछे लगे 500 जीरोस, वो हमारे बिग बैंग के ऑड्स के मुकाबले तो काफी बड़ी गिनती है। हम ब्रह्मांड के जन्म के बारे में कोई सवाल तभी पूछ सकते हैं जब एक मल्टीवर्स स्ट्रक्चर हो और हमारा ब्रह्मांड उसी से पैदा हुआ हो, एक ऐसा लैंडस्केप जिसमें कई पॉसिबल प्लेसेस हों और उस मल्टीवर्स से ही एक ब्रह्मांड पैदा हो सकता है। अगर इन लिपटे हुए डायमेंशंस के ये सारे बॉल्स एक एनर्जी साइट हैं, तो इनमें से किसी एक में बिग बैंग होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती। सच तो यह है कि ये ऑड्स इतने अच्छे हैं कि लॉरा ये शर्त भी लगा सकती हैं कि इस लैंडस्केप में कई बिग बैंग हुए और इसमें कई ब्रह्मांड भी हैं। आप इस मल्टीवर्स लैंडस्केप को अपनी कल्पना का एक सबसे बड़ा होटल मान सकते हैं। एक ऐसा होटल जिसमें 10 to the power of 500 कमरे हैं। हर कमरे को एक मेहमान का इंतजार है। हर कमरा उस लैंडस्केप की एक एनर्जी साइट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोगों की गिनती बहुत ज्यादा होगी जो उन कमरों में रहना चाहते हों। मैं एक कमरे में गई तो देखा कि उस एनर्जी साइट पर पहले से ही कोई है। जब कोई ब्रह्मांड उस एनर्जी साइट में पैदा होता है तब शुरू में उस एनर्जी साइट में कोई दूसरा ब्रह्मांड नहीं आ सकता। फिर मैं अगले कमरे में चली गई। आखिर में मुझे एक खाली कमरा मिला, मगर वो कमरा बहुत ज्यादा गर्म था और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी थी। मगर उस कमरे में जाने के बाद मैं बाहर नहीं निकल सकती थी, दरवाजा बंद हो चुका था। इसी तरह से हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। लेकिन अगर हमारा ब्रह्मांड भी होटल के एक कमरे जैसा है तो क्या हम साथ वाले कमरे में रह रहे मेहमान का पता नहीं लगा सकते? वो दिमाग हिला देने वाला सबूत भी इस छोटे से ब्लू पैच जितना ही सटल है। 2007 में WMAP स्पेसक्राफ्ट से मिले डेटा से यह कंफर्म हो गया कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में एक अनोखा कोल्ड स्पॉट है। अगर मुझे स्पेस का कोई खाली रीजन मिलता है तो वो कोल्ड टेम्परेचर रीजन ही होगा। इस कोल्ड स्पॉट के बारे में मैं यही कह सकती हूँ कि आसमान का वो हिस्सा बिल्कुल खाली है और ब्रह्मांड का अनोखा रवैया तभी नजर आता है जब इसके अलावा कोई और फोर्स भी काम कर रही हो। लॉरा मानते हैं कि कोल्ड स्पॉट वो सबूत है जो कि साबित करता है कि हमारे ब्रह्मांड के बेहद करीब एक दूसरा ब्रह्मांड भी है और उसका विशाल मास हमारे ब्रह्मांड के छोर से मैटर को खींच रहा है। अगर मेरे साथ वाले कमरे में कोई भारी चीज रखी हो या हमारे पड़ोसी ब्रह्मांड को ही लीजिए, तो हम उसके ग्रेविटेशनल पुल को तो महसूस कर सकते हैं पर शायद उसे देख नहीं सकते। मगर एक और ब्रह्मांड की बात ही इतनी अनोखी है कि इस थियरी को सिर्फ एक कोल्ड स्पॉट से साबित नहीं किया जा सकता। लॉरा को इसके लिए और सबूत चाहिए। इन्हें मदद भी मिल गई। 2 साइंटिस्ट्स मिलकर
अब हमारे ब्रह्मांड की शेप और साइज के साथ साथ हमारे पड़ोसी ब्रह्मांड का पता लगाने में जुट गए हैं। हमारा ब्रह्मांड इन्फिनिट है या इसका कोई छोर भी है, या फिर हमारा ब्रह्मांड भी एक अनोखे और अनजान लैंडस्केप में फैले ब्रह्मांडों के एक कॉस्मिक परिवार का एक सदस्य भर है। कुछ साल पहले तक कोई यह सवाल उठाने की बात सोच भी नहीं सकता था, मगर अब हमें इसका जवाब मिलने वाला है। साशा कैशलिंस्की तो मान चुके हैं कि हमारे ब्रह्मांड के छोर पर एक रहस्यमय अट्रैक्टर है जो डार्क फ्लो की मदद से गैलेक्सीज को अपनी ओर खींच रहा है। उनकी यह बात आज भी कंट्रोवर्शियल है और स्केप्टिक्स को कन्विंस करने के लिए उन्हें और डेटा चाहिए। हमें उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में हम गैलेक्सी के करीब 2000 झुंडों की लिस्ट बना लेंगे और फिर उसकी मदद से हम उस फ्लो को ज्यादा बड़े पैमाने पर मेजर कर सकेंगे। अब साशा को एक दमदार साथी भी मिल गया है। यहां से करीब 1500 किलोमीटर दूर टोरंटो में लॉरा मर्सिनी हाउटन ब्रह्मांड के छोर पर अपने ही कैलकुलेशंस को रिफाइन कर रही थी, तभी उनकी मां का फोन आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुमने न्यूज़ पर डार्क फ्लो या ऐसी ही किसी चीज के बारे में देखा है, उसमें नासा का एक शख्स था। मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर मैंने अपना कंप्यूटर खोला, तब मुझे पता लगा कि नासा के साशा कैशलिंस्की की टीम ने दावा किया है कि उन्होंने डार्क फ्लो को देखा है, ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर को देखा है। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात थी जो हमने करीब 2 साल पहले कही थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो उन गैलेक्सीज के बढ़ने की जिस स्पीड की बात कर रहे थे, वो जिस डायरेक्शन में बढ़ रही थी, वो बिल्कुल वही थी जो हमने कही थी और एस्ट्रोनॉमिकली वो हमारे प्रेडिक्शन से मिलती थी। अब लॉरा और साशा दोनों ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर वो एग्जॉटिक लैंडस्केप किस तरह से बिहेव करता है। मैं ये मान रही हूँ कि ये बोर्ड वो लैंडस्केप है और इसमें एनर्जी साइट्स भी हैं जहाँ ब्रह्मांड के वो वेव पैकेट्स आखिर में सेटल हो जाएंगे। अब मुझे इन वेव पैकेट्स को उस लैंडस्केप पर भेजना है ताकि ये इस बोर्ड को पॉपुलेट कर सकें। मान लीजिए कि ये मार्बल एक एनर्जी की पल्स है जिससे हमारा बिग बैंग हुआ। जल्दी ही यहां एनर्जी की एक और पल्स आ जाती है, वो एक अलग गड्ढे में गिरती है जिससे एक और ब्रह्मांड पैदा होता है। हम उस ब्रह्मांड में नहीं जा सकते, उसके डायमेंशंस का अरेंजमेंट हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग है, मगर उसकी मौजूदगी का पता लगाने का एक तरीका है। अगर ये दोनों ब्रह्मांड एक दूसरे के करीब आ जाएं, तो उनका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मास वाली किसी भी चीज को उनके किनारे की ओर खींचेगा। इसी वजह से हमें कोल्ड स्पॉट दिखते हैं और इसी वजह से गैलेक्सीज का वो डार्क फ्लो भी है जिससे वो ब्रह्मांड में एक ओर खींच रही हैं। वो दूसरा ब्रह्मांड उन्हें हमारे ब्रह्मांड से खींच रहा है। आज से 3 या 4 साल पहले तक हम मल्टीवर्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे, मगर पिछले कुछ सालों में हालात पूरी तरह से बदलने लगे हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से हमें मल्टीवर्स के वजूद के साइन ढूंढने में मदद मिल रही है। मगर कॉस्मोलॉजी की दुनिया में इन वैज्ञानिकों के कंट्रोवर्शियल काम पर किसी का खास ध्यान नहीं है। अगर इनमें से एक भी सही साबित हुआ तो उसके नतीजे चौंकाने वाले होंगे। हमें अपने ब्रह्मांड की शेप या साइज के बारे में इतनी फिक्र करने की जरूरत ही क्या है? हमारे लिए तो इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा यही है कि हमारा ब्रह्मांड बना कैसे, ये ऐसा क्यों है और हम अपने आसपास जो भी देख रहे हैं वो क्यों देख रहे हैं। अगर हम इन्फिनिट स्टोरी या फाइनाइट स्टोरी को देखें तो हमें इन सवालों के बिल्कुल अलग अलग जवाब मिलेंगे। हम ये कह सकते हैं कि ये देखो, ये है हमारा ब्रह्मांड, ये है इसकी शेप और हम इसमें ही रहते हैं। और उसके बाद फिजिक्स में एक रेवोल्यूशन हो जाएगा। हम कम से कम अपनी कल्पना के सहारे अपने ब्रह्मांड के बाहर तो जा ही सकते हैं और इसी वजह से तो हम इंसान खास भी हैं। अक्सर अपने ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच और उसमें हमारी जगह को लेकर एक नया रेवोल्यूशन आता है। पहले तो हम यही मानते थे कि पृथ्वी ही हर क्रिएशन के सेंटर में थी,
मगर पिछली एक सदी से हम ये मानने लगे हैं कि हम उस ब्रह्मांड की एक दूर दराज की गैलेक्सी के एक बड़े ही ऑर्डिनरी रीजन में रहते हैं, जो ब्रह्मांड हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा विशाल है। अब शायद हमारी सोच में एक नए बदलाव का वक्त आ गया है। हमारे ब्रह्मांड को कभी इन्फिनिट माना जाता था, मगर हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें यह पता लगे कि ये तो एक बहुत बड़े मल्टीवर्स का एक मामूली सा सदस्य है। उस